Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we are continuing our topic carbohydrates. Today we learn about its function and its benefits. Functions of carbohydrates. Functions of carbohydrates में सबसे पहला फंक्शन बेसिकली आपका जो सबसे पहला फंक्शन है वो फ्यूल का है, वो एनर्जी का है. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है? वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, बेसिकली ये हम पढ़ चुके हुए हैं, ये हम इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो प्रेफर्ड मीडियम है एनर्जी यूज़ करने का वो ग्लूकोज है. इवन अगर वो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी ले रहा होता है फ़ैट में से और प्रोटीन्स में से भी, तो वो उसको पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है और उसके बाद एनर्जी कंज्यूम करता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपकी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो वो आपकी 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करती है पर ग्राम. तो ये आपकी 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइड कर रही होती है. और बॉडी का जो प्रेफर्ड फ्यूल है, प्रेफर्ड मीडियम है फॉर एनर्जी, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बहुत इजीली एफिशिएंटली बॉडी अराइव कर सकती है, बॉडी उसको यूज़ कर सकती है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी. ठीक है, तो जो बेसिक फर्स्ट मीडियम होता है फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए, बॉडी के सेल्स की फंक्शनिंग के लिए, वो सब का सब कार्बोहाइड्रेट होता है. फिर उसके अलावा फ़ैट होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी आपकी बॉडी फ़ैट भी आपकी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड कर रहा होता है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है. लेकिन उसका सिर्फ स्मॉल अमाउंट है जो एसेंशियल फैटी एसिड्स के लिए यूज़ होता है, वरना ज़्यादातर जो है ये आपकी स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, फ़ैट. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का एक और फंक्शन है रिज़र्व फ्यूल फॉर एनर्जी. पहला फंक्शन तो ये था कि इमीडिएट फ्यूल एनर्जी के लिए, जैसे ही आप खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में शुगर आ जाती है. ब्लड मतलब कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन का जो लास्ट एंड प्रोडक्ट है वो शुगर है. ठीक है, तो शुगर ब्लड में आ जाती है और वहाँ से बॉडी उसको अपनी फंक्शनिंग के लिए यूज़ कर लेती है. अब जो एक्सेस ग्लूकोज होती है, जो एक्सेस एनर्जी होती है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होती है, वो स्टोर हो जाती है बॉडी में. और फिर जब बॉडी को दोबारा ज़रूरत पड़ती है, जब बॉडी का अपना जो यूजेज है फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो फिर बॉडी जो है वो जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको यूज़ करती है. तो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट की टोटल अमाउंट है बॉडी में, इंक्लूडिंग बोथ स्टोर्ड भी और जो आपकी ब्लड शुगर होती है, वो काफ़ी कम होती है. आपकी जो ग्लाइकोजन है वो आपका रिज़र्व फ्यूल ऑफ एनर्जी है. कार्बोहाइड्रेट में की जो आपकी फ्यूल होती है, एज एन एनर्जी यूज़ होती है, वो ग्लाइकोजन है. लेकिन जब वो यूज़ हो रही होती है एज अ शुगर, तो या एज अ आपकी जब उसको वो शुगर को कन्वर्ट करते हैं स्टोर करने के लिए, तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके फिर स्टोर करते हैं. और जब वो यूज़ हो रहा होता है तो वो ब्लड में एज अ शुगर यूज़ हो रहा होता है. ठीक है, तो ये दोनों आपके फ्यूल के लिए ब्लड शुगर है और स्टोरेज के लिए ग्लाइकोजन है. लेकिन इसकी जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है. तो अगर हम देखें एडल्ट्स में अप्रॉक्सीमेटली लिवर के अंदर 100 ग्राम ग्लाइकोजन होती है. ठीक है, और ये सिर्फ तकरीबन आपका 8% है लिवर मास का, तो बहुत कम स्टोर होती है. और इसी तरीके से मसल्स में 300 to 400 ग्राम स्टोर होती है, और ये मसल्स का तकरीबन सिर्फ 1 to 2% वेट बनाती है. ग्लाइकोजन जो कि लिवर में प्राइमरीली स्टोर होती है, वो स्टोर होती है ताकि ब्लड को ग्लूकोज लेवल प्रोवाइड करे. ठीक है, जो लिवर की ग्लाइकोजन है वो ब्लड ग्लूकोज के लिए होती है और वो ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए होती है, क्योंकि ब्रेन वाहिद एक आपका ऑर्गन ऐसा है जो विदाउट ग्लूकोज सर्वाइव नहीं कर सकता. उसको चाहिए ही सिर्फ ग्लूकोज. जो कार्बोहाइड्रेट आपको फ़ैट से मिलती है या प्रोटीन से मिलती है मेटाबॉलिज्म के थ्रू, उसके ज़रिए से ब्रेन फंक्शन नहीं कर सकता. ब्रेन को प्राइमरीली ग्लूकोज चाहिए फंक्शनिंग करने के लिए. तो इसीलिए जो आपकी ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होती है वो ब्लड लेवल्स मेंटेन करने के लिए होती है और ब्रेन फंक्शनिंग के लिए होती है. और जो ग्लाइकोजन आपके मसल्स में होती है वो मसल्स की एक्टिविटी के लिए होती है.
अगर आप रीफ्यूल ना करें तो जो टोटल अमाउंट अवेलेबल ग्लूकोज़ की है मसल्स में वो सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हों, ठीक है, और एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप एक्स्ट्रा ग्लूकोज साथ में ना लें, या जैसे लोग एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं साथ में, ठीक है, या उन्होंने एक्स्ट्रा खाना नहीं खाया होता, और ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो होती है वो सिर्फ 1 to 2 आवर्स आपको प्रोवाइड करती है। मैक्सिमम कैपेसिटी उसमें 66% होती है, मतलब आप अपनी फुल कैपेसिटी पे भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 1 से 2 घंटा आप काम कर पाते हैं, उसके बाद आपको ग्लूकोज चाहिए होती है फंक्शनिंग के लिए। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए, और तो आपको जो कार्बोहाइड्रेट एज अ ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में स्टोर होती है वो स्टोर हो रही है तो नॉर्मल ब्लड फंक्शनिंग के लिए, और दूसरा एक्सेस फैट और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को बचाती है, क्योंकि ज़्यादा फैट और प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी तो भी वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो ये है आपका एज अ फ्यूल सप्लाई। नेक्स्ट आप आ जाता है स्पेशल टिश्यू फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनमें आपके आ जाते हैं लिवर में हम पहले अभी पढ़ चुके हैं। लिवर आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है और वो स्टोर होती है, तो वो स्टोर हो रही होती है आपके लिवर के अंदर, ठीक है। और इससे होता क्या है, ये तो एक तो आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करती है कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर सकें, और दूसरा कोई भी रिजल्टिंग इंजरी वगैरह से भी आपको बचाती है, मतलब मेटाबॉलिक फंक्शनिंग की एक्चुअली में हेल्प कर रही होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन मैं आपको समझा चुकी थी कि प्रोटीन्स का बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो मसल्स बनाने में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा होता है, जितनी भी बॉडी में रिपेयर है और टीयर है, वेयर एंड टेयर है, उसको ठीक कर रहा होता है, ठीक है। आपकी बॉडी वर्क करती रहती है तो सेल्स डैमेज होते हैं, टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, ठीक है, उन सबको रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो ये सब प्रोटीन का बेसिक फंक्शन होता है। तो अब जब कार्बोहाइड्रेट्स आपकी डाइट में कम होते हैं या आप कम खाना खा रहे होते हैं, तो जो प्रोटीन होता है उसका बेसिक फंक्शन तो ये होता है, लेकिन फिर बॉडी क्या करती है, उस प्रोटीन को फ्यूल के लिए यूज़ करना शुरू कर देती है। तो क्या होता है, फिर आपकी बॉडी के जो बाकी आपके फंक्शंस थे, जो आपकी बॉडी ने रिपेयर होना था, आपकी बॉडी की हेल्थ सही होनी थी, ठीक है, तो वो जो रिन्यूअल फंक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन ही आपकी बॉडी में नए सेल्स बनने होते हैं, उनके लिए भी प्रोटीन चाहिए होती है। तो प्रोटीन फिर वो सब काम नहीं कर पाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का ये फंक्शन है कि अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो प्रोटीन को उसके एक्शन करने के लिए स्पेयर कर देंगे। दैट्स प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प टू रेगुलेट बोथ प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। इफ़ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट इज सफिशिएंट टू मीट जनरल बॉडी एनर्जी नीड्स, प्रोटीन डज नॉट हैव टू बी ब्रोकन डाउन टू सप्लाई एनर्जी। तो अगर इनफ कार्बोहाइड्रेट होगी और बॉडी की एनर्जीज पूरी होती रहेंगी तो प्रोटीन फिर एनर्जी के लिए ब्रेकन डाउन नहीं होगी। दिस प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटेक्ट्स प्रोटीन फॉर इट्स मेजर रोल्स इन टिश्यू ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ठीक है। प्रोटीन का बेसिकली मेजर रोल टिश्यू ग्रोथ और मेंटेनेंस है। These are crucial functions for other macronutrients, for which other macronutrients cannot serve as a substitute. तो जैसे फैट और प्रोटीन एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ होते हैं एनर्जी के लिए, लेकिन टिश्यू ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कोई और मैक्रोन्यूट्रिएंट सब्सटीट्यूट नहीं यूज़ हो सकता। प्रोटीन ही चाहिए, अगर प्रोटीन नहीं होगा तो टिश्यू ग्रोथ और मेंटेनेंस नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाता है फैट मेटाबॉलिज्म। अब इसी तरीके से जैसे प्रोटीन की बात की थी वैसे ही हम फैट की बात करते हैं कि सफिशेंट कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए। फ़ैट जो है आपकी फ़ैट स्टोर्ड फॉर्म होती है, जब आपको ज़रूरत होती है फ़ैट जो है आपकी एनर्जी आपको प्रोवाइड करती रहती है। लेकिन फ़ैट जो है फ़ैट बेसिकली लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकती। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी बिल्कुल स्टार्वेशन मोड पे चली गई है, तो ये तब होता है आपका कि आपकी बॉडी के सारे फ़ैट्स जो हैं वो यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही कई लोग फाकों पे चले जाते हैं या नहीं खाना खा पा रहे होते हैं, या कोई फैमाइन या कहत आ जाता है, या आप स्टक होते हैं और आप खाना नहीं खा पा रहे होते हैं, तो आप देखेंगे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी ज़लज़ला जब आया था तो अंदर मलबे में स्टक थे। तो जब उनको निकाला गया, रेस्क्यू किया गया काफ़ी दिनों बाद,
तो जो जितने भी हेल्दी लोग थे वो सब के सब बिल्कुल कमज़ोर और पतले हो चुके थे। तो उनकी बॉडी ने जो स्टोर्ड फैट थी उसको इस्तेमाल किया एनर्जी के लिए। लेकिन ये प्रेफर्ड मीडियम नहीं है। होता ये है कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो स्टोर्ड फैट है उसमें से बना के यूज़ होनी हो शुरू हो जाए और आपको साथ में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ना मिल रही हो, थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिल रही हो तो फ़ाइन है। लेकिन आपको बिल्कुल भी अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ना मिल रही हो और आपकी फ़ैट जो है यूटिलाइज़ हो रही हो एनर्जी के लिए, तो उस सारे प्रोसेस में आपके कीटोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये जो कीटोन्स होते हैं ना, ये these are the products of incomplete fat oxidation of the cells। फैटी सेल्स की ना ऑक्सीडेशन प्रॉपरली नहीं होती। जब प्रॉपरली ऑक्सीडेशन नहीं होती क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फैट से डिराइव हो रही होती है, तो बॉडी को प्रॉपर टाइम नहीं मिलता फैट की प्रॉपर ऑक्सीडेशन करने का। तो उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो कीटोन बनता है। कीटोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में एसिडोसिस हो जाता है, या हम उसको कीटोसिस भी कहते हैं, जो कि एक्चुअली आपकी बॉडी का जो नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि स्वेयर डैमेज मिलता है, आपकी सारी की सारी सेलुलर नर्व्स को डैमेज मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी में काफ़ी इस तरह के मैकेनिज़म्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फैट मेटाबॉलिज्म ये है कि सफिशेंट अगर आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रही हो एनर्जी के लिए, तो फ़ैट की थोड़ी बहुत तो ब्रेक डाउन होती रहती है, लेकिन इनिशियल अगर सोल सोर्स बन जाए फ़ैट एनर्जी की, और तो तब मैक्स मसला होता है। वो जब आपकी अपनी बॉडी की फ़ैट ब्रेक डाउन हो रही होती है, तो उसमें कीटोन्स बन जाते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब कर देते हैं। इस एक्शन को एंटी कीटोजेनिक इफ़ेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन वाले एक्शन को हम प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन कह रहे थे, वैसे हम इस एक्शन को एंटी कीटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कांस्टेंट कार्बोहाइड्रेट इंटेक एंड रिजर्व्स आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। द मास्टर सेंटर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द ब्रेन, हैज़ नो स्टोर्ड सप्लाई ऑफ ग्लूकोज। Therefore, it is specially dependent on minute-to-minute supply of glucose from the blood. Sustained and profound shock from low blood sugar may cause brain damage and can result in coma and death. तो इसमें क्या है कि जो ब्रेन है आपका होती है, तो उसको कांस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज ही ब्रेन का प्रेफर्ड मीडियम है फॉर एनर्जी यूजेज। अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो मिनट टू मिनट उसको सप्लाई चाहिए होती है, तो ब्लड में से बिल्कुल ग्लूकोज डिप्लीट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपके ब्रेन को प्रोफाउंड शॉक मिलता है और कोमा में भी डेथ रिजल्टेंट हो सकता है। एक आपका मैंने आपको डायबिटीज़ में एक पढ़ाया था कंडीशन जिसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन थी जिसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और आप फेंट होने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें यही था कि पेशेंट्स को फेंट होने से बचाना होता है। तो अगर नहीं उनका शुगर लेवल कम होगा तो वो शॉक में भी जा सकते हैं और कोमा में भी जा सकते हैं। तो वो यही था कि वो ब्रेन को जाके इफ़ेक्ट करता है, इसीलिए हाइपोग्लाइसीमिया में फ़ौरन से पहले शुगर देनी होती है ताकि ब्लड में शुगर आए और ब्रेन उसको अपनी फंक्शनिंग के लिए यूज़ कर सके। नेक्स्ट आ जाता है फूड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो फूड सोर्सेज हैं वो हैं स्टार्च और शुगर्स। स्टार्च जो हैं वो आपकी सारी की सारी होल ग्रेन स्टार्चेस, राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटोज़, इन सब में से मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा शुगर्स जो हैं वो भी आपके फ्रूट्स में से मिल रही होती हैं जैसे, ठीक है। शुगर्स प्राइमरीली विलन नहीं होती हैं, ठीक है। हम शुगर्स को अवॉइड कर रहे होते हैं जैसे, लेकिन अगर हम फ्रूट में शुगर लेते हैं तो फ्रूट हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि फ्रूट में हमें खाली शुगर नहीं मिल रही होती, हमें उसके अलावा भी विटामिन्स मिल रहे होते हैं, फाइबर मिल रहा होता है, तो वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। सिर्फ मसला तब आता है जब हम एक्स्ट्रा एडेड शुगर लेते हैं, जैसे हमारे डिज़र्ट्स वगैरह में हम ऊपर से चीनी बहुत ज़्यादा डालते हैं, ठीक है। तो हम प्रोसेस्ड फूड बाज़ार से लेते हैं तो उसके अंदर एडेड शुगर डाली जाती है टेस्ट के लिए, तो वो जो हम एडेड शुगर ले रहे होते हैं वो नुकसानदेह है हमारे लिए। तो उसको आपने
उसको आपने जो है अपनी डाइट में से कम करना होता है, क्योंकि ये वाली जो शुगर होती है, जैसे बेवरेजेस वगैरह हैं, कैंडीज़ वगैरह हैं, चॉकलेट्स वगैरह हैं, इनमें जो शुगर होती है ये एम्प्टी कैलोरीज़ होती हैं। एम्प्टी कैलोरीज़ ये थी कि इनमें से सिर्फ आपको कैलोरीज़ मिल रही होती हैं, लेकिन आपको कोई भी बाकी न्यूट्रिएंट्स या फाइबर नहीं मिल रहा होता, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। लेकिन अगर आपको शुगर मिल रही होती है वेजिटेबल्स में से और फ्रूट्स में से, तो वो शुगर आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसके अंदर बाकी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और डाइटरी फाइबर भी होता है, और दूसरा फिर वो स्लोली आपकी बॉडी में रिलीज़ होती है शुगर। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टार्च एंड फाइबर्स। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं, हम पढ़ लेते हैं हार्ट डिजीज़ को। Unlike high carbohydrate diets rich in sugars that can alter blood lipids to favor heart disease, those rich in whole grains and soluble fibers may protect against heart disease and stroke by lowering blood pressure, improving blood lipids and तो इसमें वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जिसमें सिर्फ शुगर ज़्यादा होती है, उसके बजाय अगर हम वो डाइट लें जो कि आपकी होल ग्रेन्स जिसमें ज़्यादा हैं, फाइबर ज़्यादा हैं, तो वो आपके हार्ट डिजीज़ से आपको बचाती भी है, स्ट्रोक से भी बचाती है, ब्लड प्रेशर भी कम करती है, ब्लड लिपिड लेवल भी इम्प्रूव करती है और इन्फ्लेमेशन से भी बचाती है। ये डाइट्स जो होती हैं इनमें एनिमल फैट कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, डाइटरी फाइबर, वेजिटेबल प्रोटीन्स और फाइटोकेमिकल ज़्यादा होते हैं, और ये सब वही चीज़ें हैं जो आपके हार्ट डिजीज़ से आपको बचाते हैं। अच्छा, तो फूड्स जो कि सॉल्युबल फाइबर्स में रिच हैं उनमें आ जाते हैं जैसे ओट ब्रान, बार्ले, लेग्यूम्स। ये सब ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? बाइल एसिड्स के साथ बाइंड करके, और इस तरीके से जितना भी आपका कोलेस्ट्रॉल है उनको बाइल्ड एसिड के साथ बाइंड करके एक्सक्रीट करा देता है। ठीक है, तो ये आपके सॉल्युबल फाइबर्स का फंक्शन है। Consequently, the liver must use its cholesterol to make new bile acids. In addition, the bacterial byproducts of fiber fermentation in colon also inhibit cholesterol synthesis in the liver. The net result is lower blood cholesterol. अच्छा, करते क्या हैं? लेकिन soluble fibers जो हैं कोलेस्ट्रॉल को बाइंड कर देते हैं बाइल एसिड्स के साथ, और उनको जो है या कोलेस्ट्रॉल के साथ भी बाइंड करते हैं और बाइल एसिड्स के साथ भी बाइंड करते हैं, दोनों को एक्सक्रीट करा देते हैं। जब बाइल एसिड आपकी बॉडी में से कम हो जाएंगे तो बॉडी जो है, जो लिवर है उसका, लिवर कोशिश करता है कोलेस्ट्रॉल दोबारा से नया बनाने की, और नया कोलेस्ट्रॉल से ही वो बाइल एसिड बनाता है। तो नए कोलेस्ट्रॉल डाइट में आता है उसको वो यूज़ कर लेता है बाइल एसिड बनाने के लिए, और इस तरीके से आपकी डाइट में से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि जब हमारे कोलोन में फाइबर की फर्मेंटेशन होती है, तो जो बैक्टीरियाज हैं वो जो वहाँ पे होते हैं, या बैक्टीरियल बाय प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे, या वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी इनहिबिट करते हैं कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को लिवर में, और इससे क्या होता है, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। आगे आ जाएं। बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये स्पेकुलेट किया है कि फाइबर्स में आल्सो एक्सर्ट इट्स इफेक्ट बाय डिस्प्लेसिंग फैट्स इन द डाइट। तो फाइबर जो है वो क्या कर रहा होता है, डाइट में से फ़ैट को डिस्प्लेस कर रहा होता है। कैसे फ़ैट को डिस्प्लेस करता है? डिस्प्लेस का मतलब है उसकी जगह सब्सटीट्यूट कर देता है, इस तरीके से कि फ़ैट हम अपने फूड में इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो टेस्ट अच्छा होता है उनका, लेकिन दूसरा जो मेन फंक्शन होता है वो ये भी होता है कि हमें सेटाइटी प्रोवाइड करता है, हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, और फाइबर का भी ये काम है कि वो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। तो फाइबर लेने से हमें जो है सेटिस्फेक्शन मिलती है खाना खाने से, तो वो वही काम कर रहा है जो फ़ैट का काम कर रहा है, लेकिन फ़ाइबर लेने से हमारी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा भी नहीं होता। तो इस तरीके से फ़ाइबर फ़ैट को डिस्प्लेस कर सकता है डाइट में से। Whereas this is certainly helpful even when dietary fiber is low. Fibers exert a separate and significant cholesterol lowering effect. In other words, a high fiber diet helps to decrease the risk of heart diseases independent of fat intake. तो हाई फाइबर डाइट जो है वो हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है उसको डिक्रीज़ करती है। डायबिटीज़ आ जाए।
डायबिटीज़ में हाई फाइबर फूड्स जैसे कि स्पेशली होल ग्रेन्स हैं वो की रोल प्ले कर रहे होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ को कम करने में। When soluble fibers trap nutrients and delay their transit through the GI tract, glucose absorption is slowed, which helps to prevent the glucose surge and rebound that seem to be associated with diabetes onset. अब होता क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो आपकी मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ है या जिसको हम कहते हैं, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया से भी एसोसिएट करते हैं, मतलब ब्लड में शुगर लेवल्स का हाई होना। होता क्या है, जब हम फूड में जिस फूड में सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा होता है वो लेते हैं तो सॉल्युबल फाइबर उस फूड के साथ जो है डाइजेस्ट नहीं होता, तो उल्टा वो क्या करता है, ट्रांजिट टाइम स्लो कर देता है। इसका मतलब है कि स्लोली आपका फूड जो है मूव करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब वहाँ से वो स्लोली मूव करता है तो स्लो एब्जॉर्प्शन होती है तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो शुगर है वो ब्लड में आती है। जब शुगर ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता आती है तो ब्लड शुगर लेवल हाई नहीं होता, और ब्लड शुगर हाई होना ही टाइप 2 डायबिटीज़ की अलामत है। GI हेल्थ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ। डाइटरी फाइबर्स में इन्हांस द हेल्थ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्थ इन्हांस करते हैं। द हेल्थियर द इंटेस्टाइनल वॉल्स द बेटर दे ब्लॉक एब्जॉर्प्शन ऑफ अनवांटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ अच्छी होगी तो जो अनवांटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो बॉडी को नहीं चाहिए उनके एब्जॉर्प्शन को भी वो रोकेगा, ब्लॉक करेगा। Insoluble fibers such as cellulose, which is present in cereal plants, fruits and vegetables, increase stool weight and helps in easing passage and reducing transit time. तो क्या होता है कि आपकी, हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें कि जो जैसे सेल्यूलोज वगैरह हैं, ये जो आपके इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं, ठीक है, ये जो हैं क्या करते हैं, ये एक तो स्टूल वेट बढ़ाते हैं, दूसरा इनकी पासेज जो है एक्सक्रीशन आसान करते हैं और ट्रांजिट टाइम कम करते हैं। इसका मतलब ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं तो इनको जल्दी से एक्सक्रीट करा देते हैं ताकि अनवांटेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स की एब्जॉर्प्शन ना हो। अगर फूड ज़्यादा देर तक जो एक्सक्रीटेड जो आपका फूड जो रह गया है एक्सक्रीटमेंट के लिए जब कोलॉन में आता है तो वहाँ पे अगर ज़्यादा देर के लिए वो रहे, आपका वेस्ट प्रोडक्ट रहे, तो उसमें से भी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन और पानी की एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है, जिससे स्टूल ड्राई हो जाता है और उसकी पासेज ईजी नहीं होती, और दूसरा अनवांटेड कंस्टिट्यूएंट्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जब आपका ट्रांजिट टाइम भी कम होता है तो आपकी कॉन्स्टिपेशन कम होती है। अगर ट्रांजिट टाइम बढ़ जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो हमेशा आपके इनसॉल्युबल फाइबर्स उनको ज़्यादा फ्लूइड्स के साथ लेना चाहिए। इस तरीके से आपका जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट का बल्क इंक्रीज़ करते हैं। हेमोरॉइड से ये बचाते हैं क्योंकि लार्ज सॉफ्ट स्टूल्स जो होते हैं वो ईजियर होते हैं एलिमिनेशन के लिए। रेक्टल मसल्स पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और रेक्टल मसल्स की वेन नहीं स्वेल करते हैं, जिसको हम हेमोरॉइड्स कहते हैं। इसके अलावा अपेंडिसिटीज से बचाते हैं। फाइबर प्रिवेंट्स कंपैक्शन of the intestinal contents which could obstruct the appendix and permit bacteria to invade and infect it. तो फाइबर क्या कर रहे होते हैं, आपके जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स हैं उनको अपेंडिक्स के अंदर जाने से बचाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा क्या कहते हैं, होता ये है कि अगर उनके अंदर वो चले जाएं तो बैक्टीरिया उनके ऊपर इफ़ेक्ट करता है और फिर उसको इन्वेस्ट कर देता है और इन्फेक्ट कर देता है। इसको हम अपेंडिसिटीज़ कहते हैं। In addition, fiber stimulates the GI tract muscles so that they retain their strength and resist bulging out in pouches known as diverticula. अच्छा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फाइबर का, डाइवर्टिकुलोसिस। डाइवर्टिकुलोसिस में क्या होता है कि अगर आपकी एक सिंपल करके इंटेस्टाइन है इस तरीके से, तो उसमें इस तरीके से पाउचेस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पाउचेस बनते हैं ये फिर क्या होता है कि इनके अंदर खाना रह जाता है और सही तरीके से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो इसको हम डाइवर्टिकुला कहते हैं। ये ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका यूज्ड इलास्टिक हो या पूनी हो, पूनी जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बाद में देखते हैं तो उसके कुछ धागे निकले होते हैं, बैंड्स खुल गए होते हैं, कुछ नीचे से खुल गए होते हैं, तो वो एक ढीला सा गिरा हुआ स्ट्रक्चर होता है।
इंटेस्टाइन्स को अपनी हालत में मेंटेन रखने में, सीधा और इरेक्ट रखने में हेल्प करता है। जब ये इरेक्ट और सीधी नहीं रहती तो इसके अंदर पाउचेस बन जाते हैं, उसको हम डाइवर्टिकुला कहते हैं। इसके अलावा कैंसर, अब काफ़ी रिसर्चेस ऐसी हैं जो ये सजेस्ट करती हैं कि अगर हम अपनी डाइट में फ़ाइबर इंक्रीज़ करें तो हमें कोलोन कैंसर नहीं होगा। तो कोलोन, क्योंकि फ़ाइबर जो है हमारी कोलोन हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो ये जो फ़ाइबर है ये हमें कोलोन कैंसर से भी बचाता है। When the largest study of diet and cancer to date examined the diets of more than 500,000 people in 10 countries for 4.5 years, the researchers found an inverse association between dietary fiber and colon cancer. तो एक काफ़ी रिलेशन है डाइटरी फाइबर और कोलोन कैंसर का। When people who ate the most dietary fiber, that is 35 grams per day, reduce the risk of colon cancer by 40%. अगर आप रोज़ाना के 35 ग्राम फाइबर पर डे खाते हैं तो आपके कोलोन कैंसर का रिस्क 40% डिक्रीज़ हो जाता है। विद दोज हु एट एटलीस्ट 15 ग्राम्स ऑफ फाइबर, तो आपका तकरीबन अच्छा खासा इंसिडेंस कम हो जाता है डाइटरी फाइबर का बाय कंज्यूमिंग कैंसर का बाय कंज्यूमिंग डाइटरी फाइबर्स। इम्पॉर्टेंटली, the study focused on dietary fiber, not fiber supplements or additives which lack valuable nutrients and phytochemicals that also help protect against cancer. तो होता क्या है कि डाइटरी फाइबर जो है वो आपने लेना इस तरीके से होता है, अपनी डाइट में डाइट से लेना होता है, होल ग्रेन फूड में से, वेजिटेबल्स में से, फ्रूट्स में से। आप अगर उसको सेपरेट सप्लीमेंट लेंगे उसका, या एडिटिव लेंगे, या खाली डाइटरी फाइबर लेंगे जिसके साथ बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है जितना फ़ायदा ये है कि आप उसको डाइट में लें। प्लांट फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोलोन एंड रेक्टल कैंसर्स। तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको एज एन एडिटिव नहीं लेना, आपने उसको अपनी डाइट में से लेना है, प्लांट फूड में से, जहाँ पे जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से में डाइटरी फाइबर ज़्यादा होता है आपने वो लेनी है। फाइबर्स में हेल्प प्रिवेंट कोलोन कैंसर बाय डाइल्यूटिंग, बाइंडिंग एंड रैपिडली रिमूविंग पोटेंशियल कॉजिंग एजेंट्स फ्रॉम द कोलोन। तो किस तरीके से हेल्प करता है, ये उनको डाइल्यूट करके और उनके साथ बाइंड करके एक्सक्रीट कर देता है जो वो पोटेंशियल कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। In addition, soluble fibers stimulate bacterial fermentation of resistant starch and fiber in the colon, a process that produces short-chain fatty acids that lower the pH. इसके अलावा जो soluble fibers होते हैं वो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था कोलोन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो अगर उनको स्टिमुलेट करें तो वो क्या करते हैं, वो जो बैक्टीरियाज हैं वो कोलोन में जितना भी रेजिस्टेंट स्टार्च है उसकी फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो हैं वो कोलोन की पीएच लोअर कर देते हैं, और लोअर पीएच जो होती है आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। These small fat molecules activate cancer killing enzymes and inhibit the inflammation in the colon. तो क्या होता है, pH जब कम होती है तो कैंसर किलिंग एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जब वो एक्टिवेट होते हैं तो आपके कोलोन में इन्फ्लेमेशन कम होती है और कैंसर कॉजिंग जो एजेंट्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है वेट मैनेजमेंट। High fiber and whole grain foods may help a person to maintain a healthy body weight. हाई फाइबर और होल ग्रेन फूड जो होता है वो हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करने में हेल्प कर रहा होता है। तो फूड्स जो कि फाइबर में रिच होते हैं उनके अंदर एक तो फैट कम होता है और दूसरा एडेड शुगर्स कम होते हैं जिससे वेट गेन नहीं होता। ठीक है, फिर इसके अलावा फाइबर्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस में से पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल कर देते हैं जिससे फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है और आप फिर कम खाते हैं, आपको भूख कम लगती है। फिर उसके बाद मैनी वेट लॉस प्रोडक्ट्स, जितने भी वेट लॉस प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर आजकल बल्क इंड्यूसिंग फाइबर्स होते हैं, और ये फाइबर्स जो हैं क्या करते हैं, ये यही काम कर रहे होते हैं कि आपकी हंगर डिले करते हैं। इसके अलावा हमें फाइबर सप्लीमेंट्स की जगह हमें होल ग्रेन
होल सीरियल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने चाहिए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाई फाइबर फूड्स नॉट ओनली एड बल्क टू द डाइट बट आर economical and nutritious as well. So this is it for today. Thank you for your concentration.